ट्रेड के बंधुगण, जीजेपीसी के मेंबर्स, पार्टिसिपेंट और दीपक जी मेहता, चार्टेड अकाउंटेंट, मैं आपस में आज का वेबिनार में स्वागत करता हूं। जीजेपीसी ने विचार किया कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू टीसीएस प्रावधानों पर एक सेमिनार कराई जावे, जिससे सदस्यों पर पड़ने वाला इसके प्रभाव से उन्हें अवगत कराया जावे। हालांकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पेमेंट में टीसीएस के प्रावधानों से अलग रखा गया है, परंतु फिर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें इन प्रावधानों का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज की यह वेबिनार आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएफओ अक्षय कुमार जैन एंड कंपनी एक कम्प्लीमेंट्री सर्विस जीजेपीसी के सदस्यों को दे रखी है, जिसमें कि इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनी लॉ से संबंधित किसी भी क्वेरी का जवाब निःशुल्क दिया जा रहा है और आज भी वेबिनार इसी कड़ी का हिस्सा है। इसके लिए मैं अक्षय कुमार एंड कंपनी का आभार प्रकट करता हूं। जीजेपीसी के इस प्रकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, जिनका लाभ सदस्यों को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रीजनल चेयरमैन साहब। अब हम आज का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं दीपक मेहता जी को हैंड ओवर करूं माइक, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप पहले दीपक मेहता जी को सुन लें, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। तो नीचे आप देखेंगे तो क्वेश्चन एंड Q&A का एक आइकॉन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपने क्वेश्चंस टाइप कर देंगे तो हम उसको जो है पढ़ के उसके जवाब आपको दे पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं दीपक जी को मैं हैंड ओवर करूं, मैं थोड़ा सा एक परिचय उनको दे दूं। दीपक मेहता जी जो हैं वो अक्षय कुमार जैन एंड कंपनी जो एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है उसमें पार्टनर हैं, और आपका स्पेशलाइजेशन डायरेक्ट टैक्स, ऑडिट और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी पे है। ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट एंड उनको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है बिजनेस वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग या टैक्स स्ट्रक्चरिंग या इनकम टैक्स पे, इन विषयों पे उनकी महारत है। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा दीपक जी को कि वे अपना आज का जो प्रेजेंटेशन है वो दें। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाई पड़ रहा है। हाँ, गुड आफ्टरनून all of proud members of GJPC. I hope all are safe and healthy. First of all, thank you very much GJPC for providing me the opportunity to share my views on today's very special topic, TCS provisions on sale of goods. Kudos to Sanjay Singh ji and Nirmal ji Bhadia and their team who are seriously working day and night for the members of GJPC. I can give you simple example. जैसे 5-7 दिन से हमारी संजय सर से बात चल रही है, तो संजय सर ने पहले मैं नॉलेज शेयर की है कि इस तरह से प्रेजेंटेशन देना है अपने को। एंड थैंक्स टू नितिन जी आल्सो, ही इज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ अबाउट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर. Thanks to all of you taking out time and being here today. So let's start the session. स्क्रीन विजिबल है सर सबको? हाँ, विजिबल है। सबसे पहले समझते हैं टीसीएस क्या होता है। व्हाट इज टीसीएस? टीसीएस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सिंपल लैंग्वेज में, सेलर हु कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम बायर। ये एक ऐसा टैक्स है जो सेलर को बायर से कलेक्ट करना है, फिर गवर्नमेंट को जमा करवाना है। जो कि 1 अक्टूबर 2020 से नया सेक्शन आया है 206C(1)H, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। इसका प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन कहता है कि एवरी पर्सन, इसमें सभी इंक्लूड है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एवरी पर्सन इंक्लूड है। बीइंग ए सेलर, सेलर होना चाहिए वो। इट मीन्स वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर होना चाहिए। हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज ए कंसिडरेशन
फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, उसको अमाउंट रिसीव होना चाहिए। फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ पे सिर्फ गुड्स को कवर करा गया है, सर्विस को इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, यदि वैल्यू पूरे ईयर में और इन शॉर्ट वन सिंगल ट्रांजेक्शन या इन टोटलिटी 50 लाख से ऊपर यदि वो रिसीव करता है तो ये टीसीएस एप्लीकेबल है। और टीसीएस कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट, जब आपके पास सेल कंसिडरेशन आएगा, जब आप अमाउंट रिसीव करते हैं तब टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। और क्या रेट होगी? 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, जितना आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसका 0.1% आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। हु इज लायबल? सेलर में तो सभी आ जाते हैं, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, छोटे बड़े सभी आ जाते हैं। अब इसके अंदर गुड सेल ऑफ गुड्स में सेलर की डेफिनेशन क्या है? हु इज रिक्वायर्ड, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट बाय ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस हुज टोटल सेल्स, रिसीप्ट और टर्नओवर, इसकी सेल रिसीप्ट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। इट मीन्स, अब समझते हैं एग्जांपल से, यदि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपका टर्नओवर 13 करोड़ रुपए का है तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है लास्ट ईयर तो इस साल आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, इस साल यदि टर्नओवर आपका 10 करोड़ से नीचे हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपको ये टीसीएस कलेक्ट किससे करना है? बायर से, जिसको आप सेल करते हो और उससे जो एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर का आप अमाउंट रिसीव करते हो, और वो बायर एक्सक्लूडेड लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसा गवर्नमेंट ने कुछ बायर्स की डेफिनेशन में कुछ बायर्स को एक्सक्लूड करा है, वो इसमें कवर नहीं होने चाहिए। गुड्स की डेफिनेशन समझते हैं अपन। गुड्स में क्या कवर्ड है? गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, कमोडिटी। दीपक जी, आप आगे बढ़े उससे पहले वो लिस्ट में कौन एंटिटीज हैं जिनसे कलेक्ट नहीं करना है वो बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये इस नेक्स्ट स्लाइड वही थी। नहीं, यदि वो आगे है तो फिर आप रहने दीजिए, है ना, आगे आप दिखाएंगे तो रहने दीजिए, आप अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। हाँ, पहले मैं गुड्स की डेफिनेशन पे आता हूँ। गुड्स में क्या कवर्ड है? मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी कमोडिटी। एनी कमोडिटी मीन्स एवरीथिंग, सब गुड्स के अंदर कवर्ड है। आप कुछ भी सेल करते हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, बुलियन हो, स्क्रैप हो, एनीथिंग इस डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो जबकि अपने पता है ये सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सर्विस के ऊपर नहीं है। अब आते हैं कि कौन कौन से बायर इसमें लिस्ट में एक्सक्लूडेड है। गुड्स आर सोल्ड बाय एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सेज यूनिट इसके अंदर कवर्ड है या नहीं है। तो सेज यूनिट इसके अंदर कवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें लिखा गया है एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। अपन एक्सपोर्ट जो मटेरियल आउट ऑफ इंडिया जाएगा वो इसके अंदर कवर्ड है। सेज यूनिट का तो इन इंडिया ही है। टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन, यदि किसी अदर प्रोविजन के अंदर टीडीएस और टीसीएस आपने कलेक्ट कर रखा है, लाइक जैसे मोटर व्हीकल पे यदि 10 लाख से ऊपर की आप मोटर व्हीकल को खरीदते हैं तो 1% टीसीएस आपका ऑटोमेटिक पहले से कलेक्ट होता है, तो फिर उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यदि आप टीडीएस काट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस काट रहे हैं, प्रोफेशनल के अंदर टीडीएस काट रहे हैं, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, लोकल अथॉरिटी और ए पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया, यदि आप इंपोर्ट भी करते हैं तो भी टीसीएस का प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट शैल बी द टाइमिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स? आपको टैक्स कलेक्ट कब करना है? पहली कंडीशन अपने को पता है कि 50 लाख की इसमें प्राइमरी कंडीशन है, जो 50 लाख से ऊपर का आपका कंसिडरेशन रिसीव होना चाहिए, और वो होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 के बाद में। यदि आपका 1 अक्टूबर 2020 से पहले यदि 50 लाख से ऊपर का भी अमाउंट आ रखा है तो उसके ऊपर
टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अपने को टीसीएस जो कलेक्ट करना है 1 अक्टूबर के बाद में जो पैसा आएगा उसी के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। अब एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि सेल करिए किसी को बायर को 60 लाख रुपए की, उससे 20 लाख रुपए अपने को 19-20 में रिसीव हुए, आउटस्टैंडिंग मिले 40 लाख रुपए। अब नेक्स्ट ईयर में फॉर द मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको 70 लाख रुपए की अपन ने सेल की, 40 लाख रुपए प्रीवियस आउटस्टैंडिंग था, तो टोटल उसका बैलेंस ड्यू हो गया 1,10,00,000 रुपए, और उससे रिसीव हुआ 1 करोड़ रुपए इस साल में अपने पास। 1 करोड़ में से 55 लाख रुपए अपने को 30/9 से पहले ही मिल गए, इट मीन 1 अक्टूबर से पहले ही मिल गए अपने को। तो अब बचा 45 लाख रुपए, तो ओनली 45 लाख रुपए जो कि 1 अक्टूबर के बाद को रिसीव हुआ है उसी पे टीसीएस लगेगा, पूरे 1 करोड़ पे टीसीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट ईयर में आते हैं 21-22, सेल करी मान लो 55 लाख रुपए की और रिसीव्ड हुआ 45 लाख रुपए का, क्योंकि ये अमाउंट 50 लाख से कम है। ये लिमिट जो देखनी है 50 लाख की वो एवरी ईयर देखनी है पर बायर। नेक्स्ट ईयर में ये लिमिट 50 लाख से कम है इसकी, तो इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टीसीएस कलेक्ट कैसे करें, बिल में लगा के दे या अलग से डेबिट नोट रेज करे, क्योंकि बिल तो अपन अभी जनरेट कर देंगे, पैसा 6 महीने बाद आएगा, 12 महीने बाद आएगा, तो टीसीएस कलेक्ट कब करना है। अब ये सेलर की चॉइस है। प्रोविजन ये बोलता है कि आपको जब अमाउंट रिसीव होता है तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस आप चाहे तो मान लो 6 महीने बाद पैसा आ रहा है तो 6 महीने बाद कलेक्ट करिए उससे, लेकिन इन माय ओपिनियन, क्योंकि बाद में जब पार्ट पेमेंट्स आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होती है कि यार इसका 50 लाख से ऊपर आया या नहीं आया, कौन से साल में जाके होगा, आज 10 लाख रुपए आज कर रहा है, 15 लाख रुपए 4 दिन बाद कर रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कलेक्ट करना। तो इसलिए जो ट्रेड फॉलो किया जा रहा है वो इनवॉइस के अंदर ही टीसीएस लगाया जा रहा है। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, सिंपल, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, जीएसटी टोटल, और उस पर टीसीएस की रेट क्या है, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। अब टीसीएस ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसा कि अपन ने पहले समझा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो टीसीएस का प्रोविजन इस पर नहीं लगेगा। आप कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टीसीएस आपको पे नहीं करना है। अब आता है कि शेयर्स के अंदर ट्रांजिशन करते हैं अपन, यदि शेयर्स का ट्रांजिशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं तो फिर टीसीएस अप्लाई होगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन ने पहले गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पे ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करा है। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रेड करते हैं तो आपके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल, दीपक सोल्ड द फ्लैट टू नितिन जी 75 रुपये, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली जो भी बिल्डर्स है या डेवलपर्स है उनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसा कि अपन जानते हैं प्रीवियस ईयर 16-17 के अंदर भी टीसीएस का प्रोविजन आया था 1% का, जो कि 1 अप्रैल 2017 को हटा दिया गया था। तो अभी नया प्रोविजन आया है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, इसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी भी कवर्ड है, तो जेम्स एंड ज्वेलर्स को भी इसके ऊपर टीसीएस लेना पड़ेगा। अब टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का ट्रेड है, मटेरियल बहुत बार अप्रूवल बेसिस पे जाता है, जब कंफर्म होता है तब उसका इनवॉइस जनरेट होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अप्रूवल पे भेज रहे हो या उसका कब इनवॉइस बन रहा है। ये सिंपल सा प्रोविजन ये बोलता है आपको अमाउंट रिसीव होगा तब कलेक्ट करना है। तो जब आपकी ऑब्वियस ही बात है अमाउंट रिसीव हो गया तो मतलब सेल अप्रूव हो चुकी है आपकी, तो बेसिकली या तो आप इनवॉइस में लगाइए या जब कंसिडरेशन रिसीव होगा तब उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करिए। टीसीएस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टीसीएस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके ऊपर एक है क्वेश्चन होता है कि सेज और ईओ यूनिट्स,
जो कि 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स होती है। वो मटेरियल तो सारा सेल एक्सपोर्ट करती है, लेकिन परचेज लोकल करती है। तो जो भी वो परचेज करेंगे तो उनके ऊपर उसके टीसीएस अप्लाई होगा। जीएसटी में इसको बाहर करा गया है, जीरो रेटेड सप्लाई मान के उनको एक्सपोर्ट माना गया है, लेकिन इनकम टैक्स में इसको एक्सपोर्ट नहीं माना है। तो यदि कोई भी लोकल बायर सेज यूनिट को सप्लाई करता है तो वो उनसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। टीसीएस ऑन रीसेल ऑफ गुड्स, सिंपल सा एक, नितिन जी एक सैलरी पर्सन है, वो किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं, 60 लाख रुपए की उससे ज्वेलरी खरीदते हैं, तो ज्वेलर्स ने उसके ऊपर 1% टीसीएस लगा दिया। अब वापिस 6 महीने बाद नितिन जी वही ज्वेलरी वापिस उस ज्वेलर्स को बेचने जाते हैं 70 लाख रुपए में, लेकिन नितिन जी उसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। सेलर की डेफिनेशन में उसके बिजनेस और प्रोफेशन वही होना चाहिए। एडिशनल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज सेल कंसिडरेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा? बहुत बार होता है अपन एडिशनल चार्जेज उनसे लेते हैं, जैसे फ्रेट का हो गया या अदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज अपन बायर्स से लेते हैं, जबकि यदि आप उसको इनवॉइस के अंदर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा। यदि आप इनवॉइस से सेपरेट आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस ऑन डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट, ये सबसे अच्छा प्रोविजन है कि आपका पेमेंट टर्म कंडीशन होती है कि 1 महीने, 2 महीने, 7 दिन का, 7 दिन में या 1 महीने में आपको पेमेंट करना है। यदि बायर आपको पेमेंट नहीं करता तो आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वॉट एवर अमाउंट आप उनसे इंटरेस्ट लेते हैं कि आपने लेट पेमेंट करा। तो टीसीएस जबकि इंटरेस्ट आप ना ट्रांजेक्शन के ऊपर ले रहे हो, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर टीसीएस इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पे भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टीसीएस की रेट क्या होगी? टीसीएस की रेट है 0.1%। यदि बायर पैन और आधार सबमिट नहीं करता है तो टीसीएस की रेट है 1%। ड्यू टू कोविड पेंडेमिक टीसीएस की रेट को 25% तक रिड्यूस किया गया है, तो करंटली 31 मार्च 2021 तक इसकी रेट है 0.075%। अब जो ये 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको कैसे काउंट करना है, कैसे कंप्यूट करना है? यदि ये मानते हैं कि दीपक ने 50 लाख रुपए की सेल 30/9 तक पहले कर चुके हैं, तो टीसीएस जो अप्लाई होगा वो 1/10 के बाद के रिसिप्ट का होगा, लेकिन जो 50 लाख की लिमिट है वो पूरी ईयरली काउंट होगी। टीसीएस तो लगेगा तो 1 अक्टूबर के बाद का जो पैसा आया है उस पर लगेगा, लेकिन जो 50 लाख की लिमिट है वो पूरे साल की देखी जाएगी। पूरे साल में यदि 50 लाख से ऊपर आ गया तो उनसे कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट क्या करना है? जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद पैसा आया है उस पर कलेक्ट करना है। टीसीएस ऑन द टोटल इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी भी इंक्लूड है या नहीं है? तो सिंपल सा है कि जो अपन पैसा लेते हैं वो पूरा इनवॉइस वैल्यू लेते हैं और इनवॉइस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड होती है, तो टीसीएस जीएसटी पे भी लगेगा। तो एक तरीके से ये टैक्स पे टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स हो गया। कई बार क्या होता है एडवांस रिसीव हो जाता है बाहर से, तो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा? एडवांस रिसीव हो रहा है, यहाँ प्रोविजन बोलता है कुछ भी अमाउंट रिसीव हो, चाहे एज ए एडवांस हो या एज ए सेल कंसिडरेशन हो, कोई सा भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा। तो यदि आप एडवांस भी ले रहे हो तो उस पर टीसीएस लगेगा। यदि आपने एडवांस 1 अक्टूबर 2020 से लिया और उसकी सेल अभी की आपने 30/9 से पहले किसी से 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया और उसकी इनवॉइस 1 अक्टूबर के बाद जनरेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा है वो प्रोविजन से पहले ही आ चुका आपके पास। अब कई बार क्या होता है कि किसी से लोन पे लिया अपने अमाउंट, किसी से लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, तो वो लोन पे टीसीएस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप उस लोन अमाउंट को उसके गुड्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हो तो दैट टाइम आपको उससे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आप किसी से मान लो 1 करोड़ रुपए आपने जो लोन ले लिया, उस 1 करोड़ पे आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, लेकिन इन फ्यूचर उस लोन अमाउंट को उसके जो माल बेचा उसके अगेंस्ट में उसको एडजस्ट कर रहे हो तो उस दैट टाइम आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा।
इंटर ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये सब जगह होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच माल ट्रांसफर, गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर पे टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि बायर और सेलर दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही एंटिटी है। क्रेडिट नोट का क्या एडजस्टमेंट होगा टीसीएस के अंदर, क्योंकि क्रेडिट नोट प्रोविजन जो बोलता है वो सिंपल सा बोलता है कि जो पैसा आया उस पर टीसीएस लगेगा। बाद में आप यदि क्रेडिट नोट काटते हो या नहीं काटते हो, लेजर में कुछ एडजस्टमेंट करते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टीसीएस तो पहले पूरे अमाउंट पे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। टीसीएस ऑन बोथ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, ये एक तरीके से जनरल ट्रांजेक्शन है कि आप एक ही बायर को सेल भी करते हैं और उससे परचेज भी करते हो। इट मीन्स आपके पास पैसा तो आया ही नहीं, आप बस सेल और परचेज में आपस में एडजस्टमेंट होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लेरिफाई करा है कि जो परचेज की है आपने उसको कंसिडरेशन माना जाएगा और उस अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि दीपक ने नितिन जी को 70 लाख रुपए का माल बेचा और वापस 40 लाख रुपए का माल खरीदा। इट मीन्स नितिन जी ने 30 लाख रुपए उनको पे करे, एज ए बैंक ट्रांसफर किया 30 लाख रुपए, लेकिन टीसीएस पूरे 70 लाख पे लगेगा 50 लाख की लिमिट हटा के। इट मीन्स 20 लाख रुपए पे लगेगा। यदि आप बायर से परचेज भी करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टीसीएस तो पूरे टोटल अमाउंट पे लेना है। बायर परचेज अमाउंट को भी कंसिडरेशन माना जाएगा। टीसी नोट डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, आपके पास मान लो पैसा नहीं आ रहा है तो आप उसको बैड डेब्ट्स में डालते हो, तो उसका क्या प्रोविजन होगा? तो सिंपल सा प्रोविजन है, नो रिसिप्ट नो टीसीएस। बायर हैज मल्टीपल यूनिट्स, कोई बायर है उसके 10 डिफरेंट स्टेट्स में 10 एंटिटी है, तो उसके टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे काउंट की जाएगी? ये सिंपल सा प्रोविजन टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है सेलर का यदि टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। फिर 10 करोड़ की लिमिट काउंट करने के लिए उसके पैन नंबर को देखा जाएगा। यदि एक ही पैन नंबर से वो सभी डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है तो सभी का टर्नओवर काउंट किया जाएगा और सभी का मिला के टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी। मानते हैं कि एक बायर 10 लाख का माल राजस्थान से खरीदता है, 20 लाख का माल महाराष्ट्र से खरीदता है, 20 लाख का माल दिल्ली से खरीदता है, 20 लाख का माल गुजरात से खरीदता है, तो इन टोटलिटी वो 50 लाख से ऊपर जा चुका, 50 लाख से ऊपर इन टोटलिटी रिसीव हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट्स में हुआ है, डिफरेंट जीएसटी नंबर के अंडर हुआ है, लेकिन टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी इन टोटलिटी देखी जाएगी। उन टोटलिटी को काउंट करके फिर टीसीएस उससे कलेक्ट किया जाएगा। अब बायर है वो लोअर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले ही जो रेट है वो 0.1% है, तो इससे कम तो गवर्नमेंट करेगी नहीं। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीसीएस? टीसीएस की डिपॉजिट डेट क्या है? यदि आप अक्टूबर में किसी से टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो उसके अगले महीने की 7 तारीख, इट मीन 7 नवंबर उसकी टीसीएस डिपॉजिट कराने की डेट है। हर महीने से अगले महीने में फॉलोइंग मंथ की 7 तारीख तक आपको टीसीएस जमा करवाना है। यदि आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आपके इंटरेस्ट पेबल होगा, 1% से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यदि आपने टीसीएस अक्टूबर में कलेक्ट करा, जो कि 7 नवंबर उसकी ड्यू डेट होती है, और आपने 8 नवंबर को उसको जमा करवाया, तो आपके ऊपर एक दिन डिले करने पर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जिस महीने आपने कलेक्ट किया और जिस महीने आपको जमा करवाना था वो दोनों मंथ इसमें काउंट होंगे। इट मींस एक दिन यदि आप डिलीट करते हैं तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती है? क्वार्टर एंडिंग्स खत्म जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे मैं एक दिन बाद कराऊं, 8 को कराऊं या 10 को कराऊं, 2 महीने का लगना ही लगता है। उसमें हाँ, उस महीने में पार्ट ऑफ द मंथ भी इस पे कवर्ड है। अच्छा। फिर आप चाहे 30 तारीख को कराओ तो भी आपके ऊपर 2 महीने का लगेगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है टीसीएस रिटर्न्स की?
क्वार्टर वाइज इसकी टीसीएस रिटर्न फाइलिंग होती है। अप्रैल टू जून की 15 जुलाई, इट मीन्स क्वार्टर एंडिंग होने के 15 दिन तक आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी आपको। अक्टूबर टू दिसंबर की ड्यू डेट है 15 जनवरी, तो इट मीन्स ये नया प्रोविजन चालू है, इसकी अपनी फर्स्ट रिटर्न जो जाएगी वो 15 जनवरी को जाएगी। यदि आपने टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज है, जितने दिन आप डिले करते हो 200 रुपये पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और यदि एओ चाहे आपके पास 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की एडिशनल पेनल्टी भी लेवी कर सकता है। जी सर। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा, धन्यवाद दीपक जी, सभी से आग्रह है कि वे उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपना इसमें सॉरी सर, एक दो चीज मैं और बताता हूँ आपको। जी जी सिंपल सी चीज ये होती है कि टीसीएस का बहुत नया प्रोविजन है, तो सिंपल से अपने को अकाउंटेंट्स को या बिजनेसमैन को अपने को ध्यान क्या रखना है। तो सिंपल सी चीज है कि पहला तो अपने ही देखिए अपना टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है ऊपर है पिछले साल, यदि पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है तो अपन टीसीएस के अंडर है। फिर दूसरी चीज, अपन वो बायर आइडेंटिफाई करें जिनसे अपन 50 लाख से ऊपर का माल खरीदते हैं बेचते हैं उनको माल। तो यदि वो बायर आइडेंटिफाई करो, उन बायर से आप बात करो कि हम या इसको इनवॉइस के अंदर चार्ज करें या आप जब पैसा देंगे तब करें, क्योंकि प्रोविजन जो बोलता है अमाउंट रिसीव पे बोलता है। लेकिन यदि अपन इनवॉइस में चार्ज कर रहे हैं तो बायर्स को भी पता होना चाहिए हम उनके टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे। उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड कलेक्ट करना है अपने को, उसकी ड्यू अगले महीने की 7 तारीख तक अपने को उसका टीसीएस जमा करवाना है। क्वार्टर एंट्री के 15 दिन तक अपने को उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये सभी प्रोविजन अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ सर। दीपक जी, मेरा एक सवाल है हाँ सर। कि मेरी बायर तो एक ही है बाहर, लेकिन मेरी 10 जगह से गुड्स जा रहे हैं। हाँ। मान लीजिए 1 से ज्यादा जगहों से मैं उनको सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स, तो उसमें टीसीएस कैसे लगेगा? मान लीजिए 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है। हाँ, तो इन टोटलिटी आपको क्यूमुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको टीसीएस की अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि आप राजस्थान से 20 लाख का माल दे रहे हैं उसको, गुजरात से 20 लाख का दे रहे हैं, दिल्ली से 20 लाख का दे रहे हैं, तो क्योंकि वो सेम पैन नंबर के अंडर है एंटिटी, तो 50 लाख की इन टोटल 60 लाख का माल अपन उससे बेचा, 60 लाख रुपए अपने पास रिसीव हुए, 50 लाख की लिमिट है, तो इट मीन्स अपने को 10 लाख रुपए पे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है उनसे। तो उसका अपने को केवल पैन नंबर ही चाहिएगा या कुछ और डिटेल्स? पैन नंबर प्रोविजन जो बोलता है वो पैन और आधार बोलता है, लेकिन जो हाँ पैन और आधार, लेकिन एक्चुअली अपन देखे जनरल पार्लेंस में यदि 50 लाख से ऊपर का कोई बाहर होगा तो ऑब्वियसली उसका पैन नंबर तो होगा ही। और दूसरी बात, बिना पैन नंबर के टीसीएस की रिटर्न फाइल नहीं होती है टिल येट, क्योंकि आधार का जो प्रोविजन आया है वो इसी टीसीएस के प्रोविजन के अंदर आया है। बाकी इनकम टैक्स में आधार का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिससे रिटर्न फाइलिंग हो बिना विदाउट पैन। Any registration number required to make TCS amount to government? क्या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत रहेगी क्या? हाँ सर, 10 नंबर लेना पड़ेगा, जैसे टीडीएस और टीसीएस के अंदर 10 नंबर एप्लीकेबल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उससे रिटर्न फाइल होगी। फिर एक क्वेश्चन और है, एनी इनपुट विल गेट बायर ऑफ टीसीएस अमाउंट? हाँ, जो टीसीएस अपन कलेक्ट करेंगे वो अपन रिटर्न फाइल में उनके पैन नंबर से जमा करवाएंगे और उनको उनके 26S में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एट द टाइम वो रिटर्न फाइलिंग को उससे 26S से टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स अमाउंट से। एक क्वेश्चन और है कि अभी तो प्रावधान ये कहते हैं कि भाई टीसीएस एसईजेड यूनिट को जब सेल करेंगे तो उनसे कलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन कुछ यूनिट में कंफ्यूजन है कि दीज प्रोविजंस मे नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम। नहीं सर, एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी अलग बोलता है और इनकम टैक्स अलग बोलता है। जीएसटी ये बोलता है यदि आप सेज को सेल करते हो तो उसके ऊपर आप, यदि आपके पास उसको पे एलयूटी है तो आपके ऊपर आप उनसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, विदाउट जीएसटी उनको सेल कर सकते हो।
इनकम टैक्स में क्लियरली मेंशन करा गया है कि एक्सपोर्ट उसी को माना जाएगा जो आउट ऑफ इंडिया सेल होता हो। यदि आप सेज को यूए को सेल करते हैं तो उसको भी नॉर्मल सेल ही माना है और उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। सिस्टर कंसर्न को कैसे डील किया जाएगा? सिस्टर कंसर्न यदि पैन नंबर डिफरेंस है तो वही उनको बायर माना जाएगा और उनसे कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, नहीं, सेलर की सिस्टर कंसर्न है तो वो चूंकि पैन नंबर अगर डिफरेंट है तो वो दोनों सेपरेट हाँ वो एंटिटी बनी जाएगी। हाँ सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं अभी। किसी का और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं अभी। Yes, sir. Mr. Anil Thakkar has raised his hand, so I am unmuting him. ओके, Yeah, Mr. Thakkar, you can ask your question. आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मिस्टर ठक्कर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप अनम्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ हाँ। बोलिए। ओके। ब्रांड ट्रांसफर के केस में क्या माना जाएगा, मतलब ब्रांच ट्रांसफर यदि सेम पैन के अंदर है तो उसके हाँ। ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है? क्योंकि वो बायर और सेलर की डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करता वो। ओके। और बिल में अगर समझो टीसीएस लगा रहे हैं तो उसका लायबिलिटी कैसे, मतलब समझो कि फरवरी में बिल बना हुआ है और उसकी ड्यू डेट, पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो रहेगी अप्रैल में। नहीं, मार्च, 7 मार्च। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल में अगर अच्छा मार्च का बिल समझो पकड़ लो, मार्च का बिल है तो वो उसका पेमेंट भले उसकी टर्म्स है वो समझो 90 डेज की है और पेमेंट आने वाला है जून में, तो भी अगर मैं बिल में लगा देता हूँ। अब सर इसमें एक चीज बताता हूँ, प्रोविजन नहीं बोलता है आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है तब आपको कलेक्ट करना है, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं उसको इनवॉइस में कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ इट मींस आपने यदि एक बार टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो उसको हाँ। आपको डिपॉजिट करवाना ही है। ओके, तो उसका मींस पेमेंट आपके आया, पास कलेक्शन हुआ हो या न हुआ हो, मुझे भरना है। हाँ भरना है, यदि एक बार आपने कलेक्ट कर लिया तो बाहर से मतलब बिलिंग कर दिया तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए अपने गवर्नमेंट का फंड आपने कलेक्ट कर लिया है तो उसको जमा करवाना ही है। नहीं, नहीं, मतलब अगर मार्केट से यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट नहीं आई है दीपक जी, इनको हाँ। पेमेंट नहीं मिली है, इन्होंने केवल बिल में रेज किया है टीसीएस। हाँ तो सर उसको अगले नेक्स्ट मंथ उसको डिपॉजिट करवाना है। तो कलेक्शन बिल हुआ हो या ना हुआ हो वो भरना पड़ेगा, ऐसा हो गया ना? भरना पड़ेगा सर। तो बेटर है कि बिलिंग ना करे। हाँ बेटर है कि एक्चुअली यही तो आइडेंटिफाई करना है अपने को बिजनेस के अंदर कि अपने ऐसे कौन से बायर है कि जो रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हैं तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वन टाइम बायर है वो पैसा देगा कब देगा कुछ पता ही नहीं है, तो उस टाइम दैट टाइम आपको जब अमाउंट रिसीव हो तभी कलेक्ट करें। नहीं, लेकिन एज पर रूल्स तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कलेक्शन के ऊपर ही टीसीएस है, बिलिंग हाँ के नहीं, बिल बिलिंग के ऊपर कितना। नहीं है, बिलिंग के ऊपर नहीं है, मैं भी हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, बिलिंग में हाँ, लगाना ठीक नहीं होगा, हाँ फिर कलेक्शन बिलिंग के में ऊपर। हाँ हाँ। ओके फाइन, थैंक यू। लेकिन बाद में क्या होता है कि डेबिट नोट जनरेट करना, कल 10 लाख रुपए आ गया हाँ, फिर एक डेबिट नोट जनरेट करो, फिर 15 लाख आ गया फिर डेबिट नोट जनरेट करो, तो नहीं कहीं पे क्या होता है। वो तो मंथली भी कर सकते हैं ना, मंथली समझो हाँ 4 मंथली पेमेंट आया तो मंथली एक ही मंथली डेबिट कर नोट सकते रेज हैं, करेंगे। बिल्कुल एक ही कर सकते हैं, हाँ कोई इशू वही। नहीं। ओके, हाँ। थैंक यू। एक क्वेश्चन है, हाउ टू कलेक्ट टीसीएस इन इनवॉइस, प्लीज टेल मेथड और फॉर्मेट, कोई है कोई स्टैंडर्ड इसका? तो मैं अभी बताता हूँ सर। ये फॉर्मेट है सर, आपने वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, उस पर जीएसटी क्या है, टोटल वैल्यू और उसके ऊपर टीसीएस, क्योंकि टीसीएस की रेट 0.1% है, लेकिन ड्यू टू कोविड की वजह से 31 मार्च तक की रेट 0.075% है। फिर टीसीएस लगाना है, फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू, आपके पास जो पैसा आएगा टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगा, फिर उसमें से आपको टीसीएस गवर्नमेंट पे डिपॉजिट करवाना है। आई थिंक ये जो क्वेरी है वो उसको आंसर कर रहा है।
और एक बार फिर से बता दीजिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो अपन किसी को करते हैं किसी तो वो उसको कैसे अकाउंट नहीं सर, उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से मैंने कहा वो आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंसेस है। यदि आप उसको इनवॉइस में चार्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा, यदि आप इनवॉइस के अलावा उनसे कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। अच्छा, इस पे जीएसटी किस पे लगेगा? टीसीएस पहले लेते हैं तो जीएसटी लगेगा? पहले जीएसटी लगेगा फिर टीसीएस लगेगा, तो इट मींस ये जीएसटी पे भी टीसीएस हो गया, तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर डायरेक्ट टैक्स हो गया। जी जी जी, ओके। नितिन जरा एक अनम्यूट अलाउ करोगे? बीएन गुप्ता जी को एक क्वेश्चन पूछना है, क्या वो? यस सर, मैंने कर दिया है। सर आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजय जी, जी सर बोले। मैं मेरे ब्रांच ऑफिस को इनवाइस करके ट्रांसफर करता हूँ, तो उस हालत में दोनों का पैन नंबर एक ही है, तो मैं टीसीएस कलेक्ट करने के पाबंद हूँ क्या? नहीं सर, मैं सेल इनवाइस में ही कर रहा हूँ ना, ट्रांसफर तो सेल इनवाइस से कर रहा हूँ। आप फिर भी आप नहीं वो महाराष्ट्र में, मैं राजस्थान में हूँ, तो मेरा सेल वाउचर भेजने की बजाय मैं सेल प्रोसीडिंग से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उस समय टीसीएस का मामला नहीं आएगा ना? नहीं आएगा सर। ठीक है, ठीक है। डेबिट नोट का कोई स्पेशल फॉर्मेट आप सजेस्ट करेंगे? सर डेबिट नोट एज पर जीएसटी तो फॉर्मेट दिया हुआ ही है, लेकिन ये डेबिट नोट जो होगा वो अकाउंटिंग एंट्री होगी, सिंपल एज दैट। कौन से एडिशनल पैसा अपने को लेना है, ओके। जो टैली में या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहां पे डेबिट नोट में एंट्री करेंगे, वही वाउचर वो निकल जाएगा। ओके। आई थिंक अब हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं, और हम अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ। जी बोलिए। अगर ये मैं टीसीएस जैसे कलेक्शन की टाइम पर टीसीएस लेता हूँ और वो टीसीएस अमाउंट अगला धनी नहीं दे रहा है, अगला व्यापारी नहीं दे रहा है, उस हालत में क्या होगा? सब बैड डेब्ट्स अलाउ हो जाएंगे क्या? और उसको बैड डेब्ट्स तो अलाउ हो जाएंगे। एक मिनट मेरे क्वेश्चन पूरा है। मैं आज माल बेच दिया 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपया आ गया, मैं उस टीसीएस के अमाउंट के लिए उसको डेबिट नोट भेज रहा हूँ, वो डेबिट नोट मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं उसके एवज में मेरे जेब से उसका टीसीएस क्यों भरूं? अगर मैं उसको रिवाइज करूं, कर सकता हूं क्या? आप कर सकते हो रिवाइज, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो कलेक्शन के ऊपर है। यदि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको टीसीएस देना है। 60 लाख रुपए मेरे कलेक्शन हो गया, हाँ, तो 60 लाख पे आप नहीं दे रहा है। आज तो 0.075% है, कल 1% हो जाएगा, अमाउंट बल्क में हो जाता है, 10,000 रुपये हो जाता है, वो धनी अगला व्यापारी दे नहीं रहा है और मैं मेरे जेब से भरूं और वो उसका फायदा ले ले, वो कैसे एडजस्ट होगा? सर वो तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यदि 60 लाख रुपए आया है तो 10 लाख के ऊपर आपको 1% जमा करवाना ही पड़ेगा। बाद में आप कह रहे हो कि वो 1% अमाउंट अपने को नहीं देता है, तो एक तरीके से ये आपका बैड डेब्ट है सर। बैड डेब्ट से हो गया? हाँ, तो ये तो मतलब ये आपको जमा करवाना ही, आपकी लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी रिसिपेंट की हुई। ओनली 100% लायबिलिटी सेलर के ऊपर है। टीडीएस के मामले में तो क्या होता था, अगले दिन ही को पेमेंट करते हैं, उसमें काट के उसके नाम पर जमा करा देते थे। दोनों चीज डिफरेंट है। टीडीएस, हाँ, टीडीएस बायर काटता है, टीसीएस सेलर काटता है, सेलर कलेक्ट करता है। ये इससे टीडीएस होता तो बढ़िया रहता है। टीसीएस के मामले में पहले राउंड ऑफ में बहुत से पैसे उड़ जाते हैं। चलो ठीक है, तो गवर्नमेंट का कानून है, हम भी क्या, आप भी क्या करोगे, मैं भी क्या करूंगा। सर एक क्वेश्चन और है, अगर आप अलाउ करें तो ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। हाँ, ये विशाल खंडेलवाल जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन रेज करें। सब देखिए, अगर 30 सितंबर को अपनी 60 लाख की आउटस्टैंडिंग है किसी से और वो इसी साल की, और 30 लाख का माल अपन ने और भेज दिया रिमेनिंग पीरियड में फाइनेंशियल ईयर के, हाँ, और 70 लाख रुपए का अपने पास पेमेंट आ गया। कब आया सर पेमेंट तो आफ्टर सितंबर, ऑफ कोर्स अक्टूबर से और मार्च के बीच में। तो 70 लाख रुपए में से आप 50 लाख रुपए कम कर दीजिए और 20 लाख रुपए के बाद टीसीएस कलेक्ट करिए। अच्छा, मतलब जो 60 लाख रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 30/9 को, वो उसका कोई वो नहीं है बेनिफिट? नहीं सर,
वो आप आउटस्टैंडिंग था, इसमें सिंपल सा बोला है कलेक्ट कब हो रहा है आपको, यदि अच्छा, कलेक्ट जब भी कलेक्ट हो रहा है तब आपको टीसीएस देना है। ठीक है, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इन जीएसटी असेसेबल वैल्यू इंक्लूड ऑल टैक्सेस बट एक्सक्लूड जीएसटी, है ना? बट इन योर एग्जांपल टीसीएस इज चेंज्ड ऑन जीएसटी ऑन जीएसटी आल्सो। यस, यही टीसीएस, जब मैंने कहा ना कि ये जीएसटी के ऊपर भी आपको टीसीएस ले रहे हैं अपन। इनवॉइस से टीसीएस कलेक्शन का जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी प्लस टोटल वैल्यू। उस टोटल वैल्यू पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, क्योंकि बायर से अल्टीमेट पैसा आपको कितना आ रहा है। सेल कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हैं तो उसमें ये बोल के बायर नहीं देता कि मैं आपको जीएसटी इतना दे रहा हूँ, गुड्स का पैसा इतना दे रहा हूँ। टोटल जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर कलेक्शन है। टोटल पैसा आ रहा है मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू। ओके, अब चूंकि हमने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं तो हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और किसी के कोई प्रश्न हो तो जैसा कि हमारे रीजनल चेयरमैन साहब ने बताया है कि अक्षय कुमार जैन एंड कंपनी की तरफ से जो भी जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनी लॉ से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर वो लोग दे रहे हैं। तो अभी भी कोई अगर टीसीएस से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप वो उनको मेल कर सकते हैं, और ये ईमेल आईडी देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। इस पे आप मेल कर देंगे तो वो कॉपी उसकी हमारे को जरूर मार्क करिएगा, अगर कोई भी क्वेरी आप रेज कर रहे हैं तो उससे जो भी जवाब है आपको पहुंच जाएगा, मेल के जरिए ही वो रिप्लाई कर देंगे। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के एक्सपर्ट दीपक मेहता जी का, जो अपना टाइम निकाल के उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया और आपके सवालों के जवाब देने की पूरे प्रयास किए हैं। और काफी मतलब इसमें सर, सॉरी सर, एक चीज और बोल देता हूँ, मैं आपको ये पीपीटी वगैरह शेयर कर दूंगा, यदि आप चाहे तो सब मेंबर्स को सेंड कर दीजिए, उनके अकाउंटेंट्स वगैरह को, उनको सबके लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात कि मैं आज के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने जो टाइम निकाला और उन्होंने जो हमें उत्साहवर्धन किया है, क्वेश्चंस रेज किए हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे सीओए मेंबर उमेश बीएन गुप्ता जी, जिन्होंने एकदम आगे बढ़ के एक से एक सवाल पूछे, और अन्य जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उनकी उम्मीद करता हूँ कि उनकी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। फिर भी कुछ रह गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप हमें मेल करिए या इनको जो मेल आईडी दिया उस पर मेल करें, हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल।